हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का आखिरी टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इससे पहले हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा और उससे पहले मॉलिक्यूलर की कई सारी और चीज़ें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम से देखिए क्लियर है, मानव जीनोम परियोजना। जीव विज्ञान बायोलॉजी के इतिहास में अब तक का किया गया सबसे बड़ा रिसर्च वर्क कहा जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब है मानव के संपूर्ण जीनोम का अध्ययन। जीनोम की परिभाषा, जीनोम हम जानते हैं, जीनोम की परिभाषा पहले भी बताई गई है कि एक जीव के अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित सारे जीन एक जीनोम कहलाते हैं। एक्चुअली मानव में कितने जीन हैं, कौन सा जीन कहाँ उपस्थित है, किस गुणसूत्र पर किस लक्षण का जीन है, ये सब पता लगाना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और अत्यंत जटिल काम था। इसी कार्य को कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP या ह्यूमन जीनोम परियोजना कहा जाता है। अब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसमें काम किया गया और क्या परिणाम मिले, यही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे कोर्स में है। NCERT में करीब 2-3 पेज में हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया है। ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा काम है और बहुत लंबा चौड़ा डिटेल है। इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल उसका इंट्रोडक्शन है, एक आउटलाइन है कि कैसे काम हुआ, और उसके बाद में मेन कुछ परिणाम दे रखे हैं। इस टॉपिक को भी हम बिल्कुल एक्सक्लूसिव NCERT के साथ ही पढ़ें, उससे ज़्यादा बाहर से आता भी नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक कहानी के तौर पर आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये काम क्या था। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1985-1987 के आसपास अमेरिका में हुई। एक वैज्ञानिक का नाम आप जानते हैं, वॉटसन, जेम्स डी वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिया था। वॉटसन जो थे, वॉटसन और उनकी टीम, उनके सहयोगी, इन्होंने मानव के संपूर्ण जीनोम के अध्ययन का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। दरअसल उस समय मानव के कुछ जीन की जानकारी थी लोगों को, अलग अलग गुणसूत्रों पर अलग अलग लोगों ने कुछ जीन पता किए थे, लेकिन सारी चीजें पता नहीं थी। तो ऐसे में वाटसन और उनकी टीम ने सोचा कि काम करते हैं, हम पूरे मानव के जीनोम का अध्ययन करते हैं और एक एक गुणसूत्र और एक एक जीन का पता लगाते हैं। उस दौरान बायोटेक्नोलॉजी में जीन स्थानांतरण का कार्य भी होने लगा था। ऐसे में भी मानव के जीन की सूचना जरूरी होती थी। तो इन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जब उन्होंने सारा कार्य सोचा और उसको प्लान किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये काम तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही जटिल है। इसमें जितने पैसों की और जितने लोगों की ज़रूरत होगी वो अकेले तो कर ही नहीं सकते। 1987 के आसपास इस प्रोजेक्ट को अमेरिकन सरकार को दिया गया वित्तीय सहायता के लिए। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था, पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। तो ऐसे में इन्होंने सरकार को कहा कि भाई हम एक ऐसा रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, तो आप हमें इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। और प्रोजेक्ट का बजट इतना ज़्यादा था कि इस पर काफ़ी समय विचार चलता रहा। करीब 2-3 साल तक वैज्ञानिकों में और सरकार में डिस्कशन चलता रहा कि आखिर इतना पैसा, इतना बड़ा बजट हम क्यों खर्च करें। खैर, वैज्ञानिक और इस सरकार के इस डिस्कशन में वैज्ञानिक सरकार को ये समझाने में कामयाब भी रहे कि मानव जीनोम की सूचना भविष्य में कितनी उपयोगी होगी उसके लिए, और यह कार्य कितना ज़रूरी है। अंततः इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलती है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट विधिवत रूप से सन 1990 में शुरू हुआ, 1990 में, ठीक है। और इसे 10 वर्ष का समय दिया गया कि 10 साल में ये पूरा कार्य करना था, ठीक है। सन 2000 तक ये कार्य अकेले अमेरिका ने ही नहीं किया। इस पूरे प्रोजेक्ट का मैक्सिमम बजट जो जरूर अमेरिका ने दिया। अमेरिकन सरकार के 2 विभाग, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, लेकिन इसके अलावा अन्य देशों से भी मदद ली गई। यूरोप के कई देश थे, कुछ एशिया के भी देश थे, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इधर चाइना, जापान, इस तरह के देश। इन्होंने तकनीकी रूप से भी सहायता की, इनके वैज्ञानिकों ने भी मदद की और इन सरकारों ने इसके लिए पैसा भी दिया। इस तरह से वैश्विक स्तर पर कई देशों के सहयोग से इसका फंड इकट्ठा किया गया और फिर ये कार्य किया गया एक साथ कई लैब में और सैकड़ों वैज्ञानिकों के साथ। तो एक बहुत बड़ा कार्य था जिस विधिवत रूप से ये काम किया गया, और जितना लंबा ये प्रोजेक्ट चला, अपने आप में इतना बड़ा कार्य बायोलॉजी में और कभी नहीं हुआ। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को सन 2000 में ख़त्म होना था, बट ये प्रोजेक्ट 3 साल लेट हुआ और 2003 में इसका अधिकतर काम हो चुका था।
और इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर 13 वर्ष लगे। ठीक है, मैंने कुछ ब्रीफ चीज़ें इसकी लिख रखी हैं, कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी हमें ये स्टोरी की तरह, कहानी की तरह याद रखना है और एनसीईआरटी से ही सीधे सीधे इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, जिसे कि हम HGP भी कहते हैं, मानव के संपूर्ण जीनोम के अध्ययन की एक वृहद परियोजना, मेगा प्रोजेक्ट था। इसमें कुल मिलाकर मानव के 24 गुणसूत्रों का अध्ययन होना था, जिसमें 22 ऑटोसोम थे और 2 लिंग गुणसूत्र X एवं Y, 24 क्रोमोसोम की स्टडी करनी थी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का आरंभ सन 1990 में हुआ और इसे 2000 में पूरा करना था, 10 वर्षों में, किंतु ये 2003 में पूरा हुआ और पूरे प्रोजेक्ट, पूरे कार्य में कुल 13 वर्ष लगे। बहुत लंबे समय तक ये चला। ठीक है, वृहद समय और जितनी लागत इसकी थी, दोनों के हिसाब से ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट था। लागत का अनुमान भी लगाया गया। अमेरिकन सरकार को जब ये प्रोजेक्ट दिया गया था तो इसमें लागत भी बताई गई थी कि मानव में करीब करीब, मानव के जीनोम में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। मानव के जो 23 गुणसूत्र, 24 गुणसूत्र हैं, ठीक है, एक एक गुणसूत्र का डीएनए निकाल कर उनके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करना। अभी हमें डीएनए में अगर अध्ययन करना है तो डीएनए के अंदर तो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से ज्यादा कुछ है ही नहीं, और एक एक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करना, उनके सीक्वेंस की पहचान करना, उसमें काफी खर्च भी आना था और ये मुश्किल काम भी था और इसका खर्च जोड़ा गया तो एक बेस पेयर पता करने का खर्च करीब $3 आ रहा था उस समय के हिसाब से। तो इस तरह से करीब 3 बिलियन बेस पेयर, 3 अरब बेस पेयर हैं, उनके लिए करीब $9 अरब की आवश्यकता तो कम से कम होगी। इस तरह से इसकी लागत निकाली गई कि कुल बेस पेयर 3.3 × 10⁹, एक बेस पेयर पता करने का खर्च $3, तो करीब करीब 3.3 के लिए 9.9, करीब करीब $9 बिलियन, 9-10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा। ये बात है 1990 की। 1990 में 9 अरब अमेरिकन डॉलर बहुत बड़ी रकम थी। ये तो आज की तारीख में भी बहुत बड़ी है, जबकि आज से करीब 35 साल पहले की बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये जो है करीब 30-35 साल पहले की बात है और उस समय तो डॉलर की वैल्यू और भी ज़्यादा रही, और ऐसे में 9 अरब अमेरिकन डॉलर किसी रिसर्च के लिए देना बहुत बड़ा काम था। और ये तो बनाया जाता है कि ये जितना आकलन किया गया ये तो शुरुआती आकलन था, वास्तव में जो पैसा इसमें लगा है वो 9 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो ये तो डॉलर हैं, इसमें आप 70-80 गुना और कर लीजिए। मतलब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कहा जाता है कि जितना पैसा इस प्रोजेक्ट में खर्च हुआ है उतना तो छोटे मोटे कई देशों का GDP नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा कार्य था और अमेरिका और कुछ देशों के सहयोग से ये संभव था, अन्यथा ये काम नहीं हो सकता था। इस काम में बड़ी विशालता थी, काम भी बहुत बड़ा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बड़े तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया और काम शुरू किया गया। ठीक है, अब वॉटसन जो कि प्रोजेक्ट के हेड थे, लीडर थे, वॉटसन की ही टीम थी जो इन्होंने पूरे काम को देखा है। हालांकि प्रोजेक्ट के मध्य के दौरान ही वॉटसन की मृत्यु हो गई, उसके बाद बाकी लोगों ने इस कार्य को पूरा किया है। ठीक है, लेकिन देखिए इस काम में और भी कई चुनौतियाँ थी, केवल बात फाइनेंशियल की नहीं थी। चलिए पैसों का अरेंजमेंट कई देशों की मदद से हुआ भी सही। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था। इस प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से USA, अमेरिका द्वारा चलाया गया। अमेरिकन सरकार के 2 विभाग, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट का अधिकतर फंड दिया। कुछ अन्य देशों की भी वित्तीय सहायता ली गई, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का वेलकम ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा संगठन है जो रिसर्च के लिए फंड देता है, इन्होंने भी इसमें रोल प्ले किया। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान जैसे कुछ और देश। हो सकता है आप सोच रहे हो लेकिन भारत का इसमें कोई नाम नहीं है, इस प्रोजेक्ट में भारत डायरेक्टली शामिल नहीं था। ठीक है, तो इन देशों के तकनीकी और वित्तीय सहायता की मदद से ये कार्य किया गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का कार्य ऐसा भी नहीं है किसी एक लैब में हुआ, एक लैब में होता तो बहुत समय और लगता। तो ये प्रोजेक्ट अलग अलग कई देशों की कई लैब्स में एक साथ किया गया और सैकड़ों वैज्ञानिक इसमें शामिल रहे, 15-20 अलग अलग लैब में, और 1000-1500 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसके अंदर लगे और तब ये कार्य हुआ बहुत वृहद स्तर पर। ठीक है, एक्चुअली क्या देखिए इसमें और भी कई काम थे, केवल एक मानव का जीनोम अध्ययन नहीं था। अब जब काम कर ही रहे हैं तो वैज्ञानिकों ने इसमें पृथ्वी पर मिलने वाले सारे मानवों के सैंपल इकट्ठे किए, अलग अलग देशों के, हर प्रकार के मानव की जितनी जातियां उपजातियां हैं सभी प्रकार के मानवों का सैंपल लिया गया। हर अलग अलग जलवायु के,
अलग अलग लोगों, अलग अलग देशों के लोगों का सैंपल लिया गया और एक साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तो सैकड़ों सैंपल का एक साथ अध्ययन किया गया, हर तरह के लोगों का, हर देश का, हर तरह की जलवायु, सब तरह के लोगों का लिया गया। और तभी तो इसका एक परिणाम हमें बाद में मिला कि जब हमने सब तरह के मानव का जीनोम भी अध्ययन कर लिया तो भी 99.9% तो डीएनए सबका समान मिला है। ये आगे बताएंगे, ये इसी का परिणाम है। तो बहुत सारे सैंपल थे, गुणसूत्र भी 24 थे। एक लैब में काम नहीं हो सकता था, कई लैब में समानांतर एक ही तकनीक से कई लैब में काम किया गया। गुणसूत्र अलग अलग बांट दिए गए, एक लैब को क्रोमोसोम 1 दे दिया, एक को 2 दे दिया, एक को 3, एक को 4, अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुणसूत्रों पर अध्ययन किया गया और एक साथ अध्ययन हुआ। ठीक है, तब जाकर ये काम 10-15 साल या 13 साल में हो पाया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में एक और बड़ी समस्या क्या थी कि मानव के जीनोम में सूचना इतनी ज्यादा है कि आखिर इस सूचना को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो रखेंगे कहाँ। मान लीजिए हमने डीएनए के अनुक्रम पता करते गए तो उसको कहीं तो लिख के रखना पड़ेगा। वाटसन और टीम ने सोचा कि अगर ये सूचना जो मिल रही है इसको अगर हम लिख के रखें तो इतनी ज्यादा होगी कि इसका अध्ययन करना ही संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि परिणाम जो है ये इतने ज्यादा रहेंगे कि इन्हें लिख कर और टाइप करके संग्रहित रखना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक पेज पर 1000 बेस पेड़ टाइप करवाए जाए, 1000 बेस पेड़ लिखवाए जाए और ऐसी 1000 पेज की एक किताब बनाई जाए तो भी एक जीनोम की सूचना को लिखने में 3300 किताबें लगेंगी। 3.3 × 10⁹ है, यानी कि 3300 किताबें, हर किताब में 1000 पेज और हर पेज पर 1000 बेस पेड़ लिखा होगा। तो आप सोचिए कि मानव के एक जीनोम की सूचना को लिखने में 3-3.5 किताबों की एक लाइब्रेरी बन जाएगी। और ऐसे तो 2 जीनोम तो एक मानव में है और ऐसे हम कई सैकड़ों सैंपल अध्ययन कर रहे हैं। तो आखिर इतना ज्यादा डाटा होगा, इतनी सूचना होगी कि हम इनको लिख के कैसे रखें। और मान लीजिए टाइप करके लिख के रख भी लिया तो उसके बाद वैज्ञानिक इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। पूरे एक एक डीएनए का अनुक्रम देखना, फिर उसमें जीन कहाँ कहाँ हैं और कौन से बाकी के हिस्से हैं, क्या काम करते हैं, अध्ययन करना इतना मुश्किल होगा। मतलब ये सूचना जो मिलनी थी ये बहुत ज्यादा थी, इसको कहाँ संभाला जाए, कहाँ रखा जाए, ये एक अपने आप में दूसरी चुनौती थी। ठीक है, तो ये जो चीज थी मैंने आपको तो 1000 पेज पे टाइप किए जाए और ऐसे 1000 पेज की एक बुक बनाई जाए तो भी एक जीनोम के संपूर्ण अनुक्रम को लिखने में 3300 बुक्स लगेंगी। ये मानव जीनोम की विशालता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज तय हो गई कि इतनी सूचना मिलने वाली कि हम इसका कैसे रख रखाव करेंगे और कैसे अध्ययन करेंगे। केवल और केवल इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा अरेंज कर लेना ही चुनौती नहीं थी, ये काम और ज्यादा मुश्किल था। अच्छा, दूसरी चुनौती का प्रॉब्लम और क्या था, ये बात है 1990 की और उस समय तकनीकी रूप से भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, ऐसी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये सारा काम आसानी से हो सके। हालांकि वाटसन और उनकी टीम ने जब ये देख लिया कि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसको क्या करा जाए, तो उसी समय उन्होंने तय किया कि भाई ये सारी सूचना कंप्यूटर में सेव की जाएगी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद ली गई और कहा जाता है कि संभवतः विधिवत रूप से कंप्यूटर बायोलॉजी में यहीं से शुरू हुए और एक नई शाखा का उदय हुआ यहाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अर्थात जीव सूचना विज्ञान, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ली गई और ये सूचनाएं सारी कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सेव की गई। आज हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज तो हर चीज कंप्यूटर में सेव होता है। हम बात कर रहे हैं 1990 के ज़माने की। उस समय कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंडस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी विकसित नहीं थी। हमारे पास कोई बहुत बड़े और अच्छी संग्रहण क्षमता वाले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। पहले जो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर आते थे काफ़ी बड़े होते थे और उनका स्टोरेज जितना हार्ड डिस्क में होता था वो 10 GB, 20 GB, 40 GB ऐसा होता था। मतलब आज हमारे मोबाइल में जितना स्पेस होता है उससे भी कम स्पेस वाले कंप्यूटर आया करते थे। ठीक है, उस समय सॉफ्टवेयर भी बहुत शुरुआती दौर में था और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में समय लगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती कुछ सालों में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर की मदद से अच्छे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स तैयार करवाए गए जिनकी क्षमता ज़्यादा हो संग्रहण की, और साथ में बायोलॉजी की इन सूचनाओं का अध्ययन करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए गए। इसीलिए शुरू के कुछ साल तो इन्हीं कामों में लग गए, ये तैयारियां थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बदौलत कम से कम ये फायदा जरूर हुआ कि बहुत सारी ऐसी तकनीकें बन गई जो पता नहीं कब बनती। ठीक है, तो यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत भी साथ साथ ही हुई। ठीक है, तो शुरुआत में ये तय कर लिया गया कि सारी सूचनाएं उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर्स में रखी जाए
अतः उच्च क्षमता वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार किए गए और विज्ञान की एक नई शाखा जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, इसका भी विकास हुआ। ठीक है, तो ये एक और जो चुनौती थी, प्राप्त सूचनाओं को कहाँ रखा जाए, कैसे अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। ठीक है, और ये जो सूचनाएं थी, हम जानते थे, वैज्ञानिक जानते थे कि ये सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होगी। मानव के जीनोम की सूचना, देखिए मानव का एक जीन का उदाहरण लीजिए, इंसुलिन जीन। इस प्रोजेक्ट से पहले इंसुलिन जीन का अध्ययन कर लिया गया था। ठीक है, उस अकेले इंसुलिन के जीन को स्थानांतरित करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बना पा रहे थे। और जाने ऐसे कई और कार्य थे जो मानव के जीन की सूचना मिलने के बाद किए जा सकते हैं, क्योंकि उस दौरान तक जीन स्थानांतरण करना समझ चुके थे हम और करना संभव भी था। ठीक है, तो एचजीपी के परिणामों का मानव कल्याण में उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये मानव कल्याण में उपयोग किया जा सकता है। इससे हम ऐसी ऐसी औषधियां बना सकते हैं जिनका आज भी मानव के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे डायबिटीज के केस में इंसुलिन, या ऐसा और भी कई सारा। तो उद्देश्य बेसिकली यही था कि हम इन सब चीजों से मानव के जीन की सूचना मिलने के बाद बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे मानव के आनुवंशिक विकार, तो आनुवंशिक रोगों की पहचान और उसका उपचार, ये भी संभव। जब हमें पता चल जाएगा कि कोई रोग किस जीन में म्यूटेशन से हुआ और उस जीन में क्या म्यूटेशन हुआ है, हम उस जीन को हटाकर नया दूसरा अच्छा जीन लगा सकते हैं। इस तरह से मानव के जीन की सूचना मानव कल्याण में काफी काम आ सकती है। मानव के लिए कई तरह की औषधियां बनाई जा सकती हैं, मानव के आनुवंशिक विकारों को पहचाना जा पाएगा और उनके उपचार के लिए भी कार्य किया जा सकता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज थी, जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, शुरुआत में मैंने कहा टेक्निकली बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट किया गया। ठीक बात। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें मानव जीनोम परियोजना जरूर कहते हैं, लेकिन इसमें मानव के जीनोम के साथ साथ कुछ और जीवों का जीनोम भी अध्ययन कर लिया गया। ये वो जीव थे जो हमें बायोलॉजिकल रिसर्च में, जैव अनुसंधान में बहुत काम आते हैं। तो मानव के साथ साथ कुछ छोटे अन्य जीवों का भी जीनोम इसी में अध्ययन किया गया, बल्कि पहले इन छोटे जीवों का अध्ययन किया गया। जब ये अध्ययन जीनोम का हुआ तब जाकर फिर हमने मानव पर कार्य शुरू किया, क्योंकि देखिए ये सारा काम पहली बार हो रहा था, टेक्नोलॉजी और उनको टेस्ट करना भी जरूरी था। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनका भी जीनोम साथ साथ अध्ययन किया गया। एचजीपी में मानव जीनोम के अलावा कुछ अन्य जीवों के जीनोम का भी अध्ययन किया गया, जो कि अनुसंधान में काफी काम आते हैं। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें एक तो है बैक्टीरिया। सबसे पहले इस बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया का जीनोम सबसे पहले प्रोकैरियोट में स्टडी किया गया। उसके बाद आता है यूकैरियोट में यीस्ट, सैकरोमाइसिस सर्विसाई यीस्ट। ठीक है, एक यीस्ट का भी जीनोम अध्ययन किया गया। फिर एक निमेटोड है, ये निमेटोड है सिनोरेप्टाइडिस इलिगेंस। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, सैकरोमाइसिस सर्विसाई यीस्ट, सिनोरेप्टाइडिस इलिगेंस, निमेटोड, ये सब नाम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मैं भी एनसीईआरटी भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, और दो पौधे हैं, चावल है एक तो, जिसको ओराइजा सटाइवा भी कहते हैं, और एक जंगली पौधा है अरेबिडोप्सिस। ठीक है, तो इस तरह से कुल 5-6 जीव हैं। एक बैक्टीरिया है, एक यीस्ट है, एक निमेटोड है, और इसके अलावा एक फल मक्खी है। मतलब जंतु भी आ गए, सूक्ष्म जीव भी आ गए, पौधे भी आ गए। पौधों में चावल और अरेबिडोप्सिस, ये वो जीव हैं। ये पूछा जाता है कि किन किन जीवों का अध्ययन, जीनोम का अध्ययन मानव जीनोम परियोजना में मानव के साथ ही किया गया, तो ये नाम याद रखने। ठीक है, तो ये तो था मानव जीनोम परियोजना का एक सिंपल इंट्रोडक्शन। हमें एक्चुअल में देखिए इस पूरे टॉपिक में एनसीईआरटी में 3 हिस्से दिए हैं। शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन है, फिर कार्य कैसे किया गया उसकी कार्य प्रणाली है, और फिर उसके परिणाम दे रखे हैं। ठीक है, ये मैंने जो आपको बताया इंट्रोडक्शन है, जरूरी नहीं है कि लाइन टू लाइन इसी तरह से एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि कैसे कैसे क्या क्या कार्य किया गया, क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से इन सबको सही करके काम किया गया। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के टॉपिक में भी इसको साथ साथ देखते चलें। तो एनसीईआरटी के अंदर जैसे इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर ये मानव जीनोम परियोजना पेज नंबर 129 पर आपको मिलेगी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, पहला पैराग्राफ जनरल बात लिखी है, मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर मानव के
जो अलग अलग मानवों में इतना अंतर है और मानव के डीएनए के अनुक्रम और उसके जीनोम का अध्ययन करना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके डीएनए को किस तरह से अध्ययन करेंगे, ये सारी चीज़ इस ह्यूमन जीनोम परियोजना में आती है। ठीक है, और 1990 के आसपास ये शुरू की गई है मानव जीनोम परियोजना HGP, जिसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और ये इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, एक दो चीज़ें इसमें लिख रखी हैं कि करीब 3.3 × 10⁹ क्षार मिलते हैं और एक क्षार को पता करने में $3 अमेरिकन लगते हैं, तो करीब करीब $9 बिलियन अमेरिकन का खर्चा होगा। साथ में अगर इनको लिख कर रखा जाए तो एक पेज पर अगर 1000 बेस पेयर टाइप करें और 1000 पृष्ठ की किताब बनाए तो भी 3300 किताबें लगेंगी, तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा होंगे। और इसीलिए जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह भी विकसित की गई। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इन 2 पैराग्राफ में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य, लक्ष्य दिए गए हैं कि ह्यूमन जीनोम के इस कार्य में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो मानव के जीन पता करने, जो अनुमान लगाया गया था कि 20-25 हज़ार जीन तो होंगे। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया, हालांकि अनुमान बाद में बढ़ाया भी गया कि डीएनए में मिलने वाले महत्वपूर्ण लक्ष्य और ये इसमें जीन पता करना था। लेकिन जब देखिए मानव से पहले जब हमने ड्रोसोफिला और इन जीवों का अध्ययन किया तो ड्रोसोफिला में करीब 25,000 के आसपास जीन मिल गए। तब फिर ये आकलन थोड़ा बढ़ाया गया कि मानव में तो इस हिसाब से 80,000 से 1.5 लाख तक जीन होने चाहिए। शुरुआत में सोचा गया था 20-25 हज़ार, लेकिन बीच में इसको फिर बढ़ाया गया कि ये करीब 80,000 1 लाख होना चाहिए। हालांकि जो जीन हमें मिले वो अलग है और उनकी संख्या कम है। तो एक तो था कि सारे जीन पता करना, इसके अलावा जितने हमारे पास 3 बिलियन बेस पेयर है, 3.3 × 10⁹, इन सारे डीएनए के सारे बेस पेयर को पता करना, इस सूचना का ढंग से संग्रहण करना और इस डाटाबेस, इस आंकड़ों को फिर हम मानव के कल्याण में यूज कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, रोगों के उपचार से लेकर औषधि निर्माण से लेकर, तो ये सारी चीजें भी किया जाए। साथ साथ में योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दों को भी ELSI कहते हैं। ई का मतलब है इथिकल, L का मतलब है लीगल, इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, ELSI। इस पर प्रश्न भी पूछा गया है। एक्चुअली जब ये परियोजना शुरू की गई तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। सामाजिक स्तर पर, कानूनी तौर पर भी विरोध हुआ। लोगों को यह अंदेशा था, उनको इस चीज से शिकायत नहीं थी कि हम परियोजना का अध्ययन या मानव का जीनोम का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। मुख्य बात यह थी कि मानव जीनोम की सूचना मिलने के बाद, मानव के एक एक जीन की सूचना मिलने के बाद मानव की इन सूचनाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि मानव के इन जीन का कोई मिसयूज नहीं होगा, कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल संभावना थी, वैज्ञानिक हो सकता है कोई ऐसे वैज्ञानिक हों जो नकारात्मक दृष्टिकोण से मानव की सूचना का गलत इस्तेमाल करें, और हो सकता है आने वाले समय में मानव जाति में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इनके मिसयूज, गलत इस्तेमाल भी थे और इसीलिए फिर इसमें नियम बने गए हैं। मानव की सूचनाओं को कहीं कोई छुपा नहीं पाया और इनका कोई पेटेंटिंग नहीं हुई। कई सारे नियम बनाए गए ताकि इसका की गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये सब चीज़ें परियोजना से शुरू करने से पहले इसमें शामिल की गई थी कि भाई ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मानव के जीन की इन सूचनाओं का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये खैर उस प्रोजेक्ट के उद्देश्य रहे। प्रोजेक्ट की शुरुआत में किस तरह से, कहाँ से पैसा अरेंज किया गया, जो मैंने आपको बताया वो इस पैराग्राफ में दे रखा है कि 13 वर्ष की योजना थी, जिसमें अमेरिकन ऊर्जा विभाग, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा पैसा दिया गया। फिर बाद में वेलकम ट्रस्ट UK का, इसके अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन, इन देशों का भी सहयोग प्राप्त किया गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, वही लिखा हुआ इसमें। 2003 में ये पूरा हुआ और इसके बारे में हमें मानव में मिलने वाले डीएनए के बारे में और उनके जीन के बारे में और जो खराबी, अनियमितताएं, कई सारी चीज़ें मिली और उनका हम सुधार करने में भी सक्षम है। ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट के परिणामों का क्या फ़ायदा रहा उसके बारे में थोड़ी बहुत दी। अच्छा, पैराग्राफ के अंत में यहाँ पर आपको दे रखा है कई अमानवीय प्रतिरूप जीव, मतलब मानव के अलावा दूसरे नॉन ह्यूमन मॉडल जैसे जीवाणु, या नाम नहीं लिखा है मैंने, नाम आपको बताया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। फिर ये सीनोरेप्टाइडिस इलिगेंस एक अरोगजनक सूत्रक्रमी निमेटोड है। ड्रोसोफिला है, पौधों में धान यानी कि चावल, और अरेबिडोप्सिस है। इनका अनुक्रम भी मानव जीनोम के साथ ही अध्ययन किया गया। तो ये जो पूरा पार्ट है, शुरू के 2-4 जो पैराग्राफ हैं, ये इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट कैसे क्या शुरू किया गया। प्रोजेक्ट का जो अगला भाग आता है वो आता है प्रोजेक्ट में अब कार्य कैसे किया गया, उसकी कार्य प्रणाली। तो हम थोड़ा सा इनका कार्य प्रणाली भी समझें
कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टेक्निकली काम कैसे किया गया। हालांकि कार्य प्रणाली बहुत डिटेल में हमारे कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी ने भी 2 पैराग्राफ दिए हैं। ठीक है, पहले हम समझ लें कि काम क्या था। देखिए, कार्य प्रणाली जो थी, एक बात स्पष्ट है कि 24 गुणसूत्र अध्ययन करने थे। एक एक गुणसूत्र में एक एक डीएनए है और बहुत लंबा डीएनए है। तो इन गुणसूत्रों को अलग अलग लैब में बांट दिया गया और एक साथ इन पर काम शुरू किया गया। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर एक ही डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है। तो लैब में अलग अलग गुणसूत्रों पर एक साथ अध्ययन हुआ। 24 गुणसूत्रों को अलग अलग लैब में एक साथ अध्ययन किया गया एक ही तकनीक से। हर लैब को एक गुणसूत्र दे दिया गया और कहा गया कि आपको 2 मुख्य कार्य करने हैं। ठीक है, मतलब वर्किंग मेथोडोलॉजी में, कार्य प्रणाली में 2 मुख्य कार्य थे, 2 उद्देश्य थे। सबसे पहला है सीक्वेंस एनोटेशन। पहला काम क्या था? सीक्वेंस एनोटेशन। इसको आसान भाषा में समझें तो पहला काम था कि जैसे एक लैब को कहा कि आपको गुणसूत्र संख्या 1 का अध्ययन करना है, आपको काम क्या करने? 2। सबसे पहले तो इस गुणसूत्र का डीएनए निकालो और पूरे डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करो। पूरे डीएनए का, एक कोने से लेकर डीएनए का जितना भी लंबा डीएनए है, पूरे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पता करो। चाहे उस अनुक्रमों में कुछ काम का हो चाहे नहीं हो, कोडिंग हिस्सा हो यानी कि जो प्रोटीन कोड करता हो, जीन हो या नहीं हो, चाहे उसमें कुछ भी उपयोगी हो नहीं हो, आप तो एक आंख बंद करके पूरे डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करो। और उसके बाद हम ढूंढते रहेंगे कि इसमें कौन सा हिस्सा काम का है, किसका क्या कार्य है, सब बाद में। इस कार्य को कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन मानव जीनोम के संपूर्ण डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना, जिसमें कोडिंग यानी कि जो प्रोटीन कोड कर रहा है, जीन वगैरह है, या नॉन कोडिंग, दोनों भाग सम्मिलित हैं। बाद में इन भागों का हम कार्य ज्ञात करें। तो एक तो काम ये था गुणसूत्र के सारे डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना। ठीक है, ये बड़ा लंबा काम था, पहला काम ये था। जब सारा अनुक्रम ज्ञात हो जाए तो उसके बाद दूसरा हिस्सा है ईएसटी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ईएसटी कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, ईएसटी क्या है एक्चुअली? ईएसटी क्या, जैसे आपने पूरा अनुक्रम ज्ञात कर लिया डीएनए का, अब उसके बाद आप इसमें ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें जीन कहाँ है। हम पूरा अनुक्रम ज्ञात करने के बाद डीएनए में उन हिस्सों को पहचाने जहां से आरएनए बनता है। डीएनए के जो हिस्से या वह हिस्सा जो आरएनए के रूप में प्रदर्शित होता हो उसे ईएसटी कहते हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से उसे ईएसटी कह रहे हैं, सामान्य भाषा में उसे जीन कहते हैं। जो ईएसटी है वही जीन है। ठीक है, तो डीएनए के उन अनुक्रमों की पहचान करना जो आरएनए के रूप में प्रदर्शित होते हों, अर्थात ये हमारे जीन के तुल्य हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर काम तो 2 ही हुआ। सबसे पहला काम क्या हुआ? गुणसूत्र के पूरे डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना। ठीक है, अब उसके बाद में कहाँ कहाँ जीन है वो जीन पता करना, कौन कौन सा हिस्सा आरएनए के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है, वो जीन कहाँ कहाँ है वो पता करना। ठीक है, तो वो दरअसल ईएसटी कहलाता है। तो सीक्वेंस एनोटेशन और ईएसटी ये 2 काम थे। ठीक है, अब पहले बात आती है डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करें। जीन पहचान तो बाद में होगी, अनुक्रम ज्ञात कैसे करें? तो इस परियोजना की शुरुआत से कुछ साल पहले ही एक वैज्ञानिक, नाम था उनका फ्रेडरिक सेंगर, उन्होंने डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ज्ञात करने का, प्रोटीन में अमीनो एसिड का अनुक्रम ज्ञात करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो उन्हीं फ्रेडरिक सेंगर के सिद्धांत पर आधारित एक स्वचालित मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसे स्वचालित डीएनए अनुक्रमक कहा गया। ये इंस्ट्रूमेंट डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करता है, छोटे छोटे हिस्से में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड डीएनए का अनुक्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेडरिक सेंगर के सिद्धांत पर आधारित एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया और उसी से डीएनए का अनुक्रमण किया गया। ठीक है, तो अनुक्रम ज्ञात करने के लिए इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो है फ्रेडरिक सेंगर डीएनए के अनुक्रमों का पता लगाने के लिए स्वचालित डीएनए अनुक्रमक, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, विकसित किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन थी। इसके विकास के साथ ही हमारा काम आसान हुआ। ये सब इसी परियोजना के दौरान ही बनी है। ठीक है, और यह फ्रेडरिक सेंगर के सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन देखिए, इस अनुक्रमक मशीन के अंदर भी डीएनए का जो अनुक्रम ज्ञात होता है तो डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों का ही हो सकता, बहुत बड़ा डीएनए एक साथ अध्ययन नहीं हो सकता। जबकि हमारे गुणसूत्रों में एक ही लंबा डीएनए, एक एक गुणसूत्र में बहुत लंबा डीएनए है। इतने लंबे डीएनए को इस अनुक्रमक द्वारा एक साथ अनुक्रमण नहीं किया जा सकता। तो जैसे कार्य शुरू हुआ,
हमने फ्रेडरिक सेंगर के सिद्धांत पर ये इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया, लेकिन हमारी इसमें लिमिटेशन क्या रह गई कि गुणसूत्र के पूरे लंबे डीएनए को एक साथ अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर अध्ययन के लिए हमने क्या करा, मानव के एक एक गुणसूत्र के डीएनए के टुकड़े किए गए, टुकड़ों में ही अध्ययन करना पड़ेगा। इन टुकड़ों के टुकड़े किए गए, इन टुकड़ों को संरक्षित किया गया और बारी बारी से एक एक टुकड़े का अनुक्रम ज्ञात किया गया। ठीक है, जीनोम के डीएनए के टुकड़ों का संरक्षण करना एक तरह से जीन लाइब्रेरी बनाना कहलाता है। तो मानव के जीनोम की लाइब्रेरी भी बनानी पड़ी। अच्छा, डीएनए का संग्रहण कोई परखनलियों में विलयन में नहीं होता, डीएनए का सबसे बढ़िया संग्रहण होता है कोशिकाओं के अंदर। तो आप देखिए, मानव के डीएनए के टुकड़ों को, गुणसूत्र के डीएनए निकाले, उसके टुकड़े किए और उन टुकड़ों को छोटी छोटी एक कोशिकीय जीवों में संग्रहित कर दिया, बैक्टीरिया या यीस्ट में। ठीक है, तो जैसे एक गुणसूत्र लिया, उसके डीएनए के टुकड़े कर लिए, एक एक टुकड़े को एक एक बैक्टीरिया में डाल दिया, कौन सा टुकड़ा किस में डाला गया वो ध्यान रखा गया और उस बैक्टीरिया का फिर हमने संवर्धन किया। ठीक है, हालांकि बैक्टीरिया और यीस्ट में उसका खुद का भी डीएनए होगा और मानव का और भेज दोगे तो पहचानना मुश्किल हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसलिए क्या करा गया कि मानव के डीएनए के टुकड़े किए, इन टुकड़े के दोनों ओर कुछ ऐसी श्रृंखलाएं लगा दी जो कृत्रिम डीएनए था और वो अलग ही प्रकार की श्रृंखला थी डीएनए की। जैसे एक तरफ बहुत सारे एडेनिन लगा दी, एक तरफ ग्वानिन लगा दी। तो मानव के जीनोम के डीएनए के टुकड़े करे, दोनों ओर कुछ विशिष्ट श्रृंखलाएं जोड़ी जिनको कहा गया मार्कर श्रृंखलाएं। तो ये मार्कर श्रृंखलाएं क्या है, इस खंड को पहचानने में मदद करेगी। और मार्कर लगाए दोनों तरफ और इसको वाहक की मदद से कोशिकाओं में डाल दिया। इस तरह से जीनोम के डीएनए के टुकड़ों को बैक्टीरिया और यीस्ट की कोशिकाओं में पहुंचा दिया और बैक्टीरिया और यीस्ट की कोशिकाओं को अलग अलग हमने संवर्धित कर दिया। ठीक है, इस तरह से जीनोम के डीएनए के टुकड़ों को कोशिकाओं में संग्रहित करने का ये कार्य जीन लाइब्रेरी कहलाता है। तो ये जीन लाइब्रेरी बनाई। जीन लाइब्रेरी बनाना और सजीव कोशिकाओं में संग्रहित करने के दो फायदे हुए। एक तो संग्रहण बहुत अच्छा हो गया, कोशिकाओं में डीएनए का संग्रहण बहुत अच्छा होता है। साथ में जब आप इन कोशिकाओं का कल्चर कर रहे हो, संवर्धन कर रहे हो, तो कोशिका विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो जो मानव का डीएनए हमने इन कोशिकाओं में डाल रखा है उसकी भी तो संख्या बढ़ेगी, वो भी तो रिप्लिकेट होगा। तो कोशिका विभाजन और संवर्धन के साथ साथ मानव के जीनोम के डीएनए की क्लोनिंग होती जाएगी और उसकी भी संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में डीएनए चाहिएगा, तो मात्रा बढ़ाना, डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए डीएनए की क्लोनिंग करनी पड़ेगी। और जब आप जीन लाइब्रेरी बना रहे हो, कोशिकाओं में डीएनए को डाल रहे हो, तो अपने आप इसकी मात्रा भी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से सबसे पहले तो जीन लाइब्रेरी बनाई गई, फिर उसके बाद अध्ययन किया गया। मानव डीएनए अत्यधिक लंबा होने के कारण उसका टुकड़ों में ही अध्ययन संभव था। ठीक है, अतः सर्वप्रथम मानव डीएनए के टुकड़े किए गए, इन टुकड़ों को संग्रहित किया गया तथा एक एक करके इनका अध्ययन किया गया। पहले टुकड़े करे, टुकड़ों का संग्रहण किया, फिर बारी बारी से एक एक टुकड़ों का अध्ययन किया। संग्रहण का हुआ सजीव कोशिकाओं में। ठीक है, मानव डीएनए के खंडों पर मार्कर श्रृंखलाएं लगाकर, मैंने कहा ना डीएनए के दोनों तरफ कुछ ऐसी श्रृंखलाएं लगाए जिससे पहचान में आ जाए, तो लगाकर वाहक जैसे कि बीएसी वाईएसी, नाम याद रखना, ये बायोटेक में दोबारा आएंगे। बीएसी का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों वाहक हैं जो किसी डीएनए के खंड को बैक्टीरिया और यीस्ट में पहुंचा सकते हैं, तो ले जाने का काम करेंगे। तो मानव के डीएनए के टुकड़ों के दोनों तरफ मार्कर श्रृंखला लगाई और इन वाहकों की मदद से इन्हें बैक्टीरिया और यीस्ट की कोशिकाओं में स्थानांतरित करके संग्रहित किया गया। ठीक है, इस प्रकार के संग्रह को हम क्या कहेंगे, जीन लाइब्रेरी कहते हैं। तो इस तरह से इनको लाइब्रेरी बनाई गई। तो अभी देखिए सीक्वेंस एनोटेशन करना, सीक्वेंस एनोटेशन और ईएसटी दोनों परिभाषाएं ध्यान रखना। एक सीक्वेंस एनोटेशन में पूरे डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना, उसी की तैयारी चल रही है कि डीएनए को निकाला। पहले तो हमने अनुक्रमक मशीन बनाई, परंतु देखा कि इसमें डीएनए के ज्यादा लंबे टुकड़े अध्ययन नहीं होंगे और गुणसूत्र में तो डीएनए बहुत लंबा है, तो फिर डीएनए के टुकड़े करके जीन लाइब्रेरी बनाई। टुकड़े करे, फिर दोनों तरफ मार्कर लगाया, वाहकों की मदद से बैक्टीरिया और इसकी कोशिका में डाला और लाइब्रेरी बनाई। अब जब ये जीन लाइब्रेरी बन गई तब फिर एक एक टुकड़े का बारी बारी से अध्ययन किया गया और फिर जो है सारा अनुक्रम ज्ञात किया गया। कोशिकाओं में डीएनए के खंडों का संग्रहण, जिसको कि हम जीन लाइब्रेरी कह रहे हैं, इससे न केवल डीएनए का बेहतर संग्रहण होता है बल्कि सेल के विभाजन के साथ साथ डीएनए खंडों की क्लोनिंग भी हो जाती है। जो मैंने आपको कहा कि जीन लाइब्रेरी के दो फायदे हैं, ये चीज भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी कि एक तो क्या है, संग्रहण बेटर हो गया, साथ में डीएनए की संख्या भी बढ़ती जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्लोनिंग भी होती जाएगी। ठीक है,
तो जीन लाइब्रेरी बनाने के बाद अब क्या किया गया, एक एक करके डीएनए खंडों का अनुक्रम ज्ञात किया गया, बारी बारी से एक एक खंडों का अनुक्रम ज्ञात किया गया। इसके पश्चात सभी खंडों को आपस में जोड़कर गुणसूत्र के संपूर्ण डीएनए का निर्माण किया। अब फिर इन टुकड़ों को जोड़ा गया। अब जब जोड़ते हैं तो देखिए मार्कर श्रृंखलाएं सब में लगाई, और वो तो हमने लगाई कृत्रिम रूप से। तो जब आप डीएनए को जोड़ते हैं तो मार्कर श्रृंखलाएं सब में एक जैसी होने की वजह से जब आप जोड़ोगे तो किनारे सबके एक जैसे मिलेंगे, उसको आप अतिव्यापित कर दो, जो जो चीजें सेम दिख रही है उसको हटा दो, और उसके बाद डीएनए के खंडों को जोड़ा जाता है। तो खंडों को जोड़कर गुणसूत्र का पूरा डीएनए बनाया गया। इन खंडों को जोड़ते वक्त मार्कर श्रृंखला एक दूसरे पर अतिव्यापित होती हैं, जिन्हें हटा दिया जाता है। मैंने कहा कि जब आप इनको जोड़ोगे तो मार्कर श्रृंखला सब में एक जैसी है, तो हर टुकड़े के अंतिम सिरे जो होंगे वो एक जैसे कॉमन होंगे। तो वो जितना जितना कॉमन है उन टुकड़ों को जब जोड़ेंगे तो ऐसे ने जोड़ के जो कॉमन हिस्सा उसको अतिव्यापित करके हटाएंगे, क्योंकि तो हमने लगाया था। फिर डीएनए के टुकड़े को जोड़ा जाएगा। तो टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर गुणसूत्र का डीएनए बनेगा। गुणसूत्र के पूरे डीएनए अनुक्रम का पता लगने के बाद अब इन पर जीन पहचाने जाएंगे। जब पूरा अनुक्रम बन गया, सीक्वेंस एनोटेशन हो गया, तो अगला काम ईएसटी है। तो अब जीन पहचाने जाएंगे और गुणसूत्र पर कौन कौन से जीन है, कितना कितना दूर है, किस किस लक्षण के जीन है, इस तरह से जीन का पूरा मैप बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक आउटलाइन काम का तरीका मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। अच्छा, जब हम जीन को व्यवस्थित करते हैं, गुणसूत्र पर मानचित्र मैप बनाते हैं, देखिए एक तो हमने जीन मैप बनाया था लिंकेज में, जो हमने टेस्ट क्रॉस में पुनर्योजन आवृत्ति से प्रतिशत सेंटीमॉर्गन, और उससे फिर हमने क्या बना दिया, मैप। उस तरह से जो मैप बना रहा है वो अप्रत्यक्ष मैप है, वहां भी बताया था मैंने, और वो जेनेटिक मैप कहलाता है। ये प्रत्यक्ष मैप है कि सीधा कोशिका से डीएनए निकाल के हमने देखा अनुक्रम और फिर मैप बना, ये फिजिकल मैप कहलाता है। तो ये जो जीन का मैप बनाया जाता है, ये मैप कैसा है, ये फिजिकल मैप है। टेस्ट क्रॉस की मदद से जो मैप बनता है वो जेनेटिक मैप होता है, जिसमें जेनेटिकल क्रॉस किए जाए, ये फिजिकल मैप होता है। अच्छा, जब मैप बनाते हैं, आपको ये चीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी कहा था, और वहां भी हमने कहा था पुनरावृत डीएनए के बारे में। तो ये देखा गया कि जब जीन जहाँ मिले हैं, जीन तो बहुत दूर दूर मिले हैं, उसके बीच में काफी सारा हिस्सा खाली है, उस डीएनए में कोई खास चीज नहीं है, बहुत सारी जगह पुनरावृत डीएनए है। पुनरावृत डीएनए की जगह ये बताई थी कि जीन के बीच के जो लंबे लंबे खाली जगह है, वहां पर बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए मिलते हैं, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ये सब फिंगरप्रिंटिंग में बताया गया है। तो ये मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट जैसे पुनरावृत डीएनए जीन के बीच में, दो जीन के बीच की जगहों में पाए जाते हैं, और इसीलिए इनका उपयोग जीन के मैप को बनाने में करते हैं। एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है कि मैपिंग के कार्य में मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट या पुनरावृत डीएनए काम आता है। पुनरावृत डीएनए केवल एक माइलस्टोन की तरह है कि कोई एक पर्टिकुलर मिनी सैटेलाइट है, तो उसके लेफ्ट साइड में कौन सा जीन है, राइट साइड में कौन सा जीन है, तो जीन को एड्रेस देने में काम आएगा। ठीक है, तो ये मैपिंग के कार्य में पुनरावृत डीएनए, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट भी काफी उपयोगी होते हैं। ये जीन के बीच की जगहों में पाए जाते हैं। तो इनके आधार पर हम किसी जीन को लोकेट कर पाएंगे, उसको एड्रेस कर पाएंगे, उसका एड्रेस दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कार्य किया गया। कार्य प्रणाली जो मैंने आपको समझाई कि दो मुख्य कार्य करने थे, हर गुणसूत्र के डीएनए का संपूर्ण अनुक्रम ज्ञात करना था, और उसके बाद फिर उस अनुक्रम में से कहाँ कहाँ से आरएनए बनता है, ईएसटी पता करना था, जिन्हें हम जीन कहते हैं। ठीक है, ये दो मुख्य काम थे। फिर हमने डीएनए अनुक्रम ज्ञात करने के लिए डीएनए अनुक्रमक बनाया गया, जो फ्रेडरिक सेंगर के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन डीएनए के टुकड़े बहुत लंबे होने की वजह से डीएनए के और छोटे छोटे टुकड़े किए गए, और उन टुकड़ों से पहले जीन लाइब्रेरी बनाई गई, फिर एक एक टुकड़े का अध्ययन किया गया, टुकड़ों को वापस जोड़ा गया, और पूरा डीएनए अनुक्रम मिलने के बाद उसमें जीन पता किए गए, और फिर पूरा गुणसूत्र का मैप बनाया गया। तो इस तरह से काम का एक आउटलाइन तरीका पता होना चाहिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कैसे कार्य किया गया। इस तरह से कार्य करते हुए 2003 तक आते आते मानव के 24 में से 23 गुणसूत्रों का हम अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कि ये 1990 से 2003 तक 24 गुणसूत्रों में से 23 का अध्ययन पूरा हो चुका था, और इसीलिए 2003 में मानव जीनोम परियोजना को लगभग पूरा मान लिया जाता है। 90% 95% काम हो गया था, एक गुणसूत्र बच गया था। ठीक है, केवल एक गुणसूत्र, और वो था क्रोमोसोम संख्या 1। हमारे गुणसूत्रों को क्रोमोसोम नंबर से जानते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे, और इनके नंबर फिक्स होते हैं। और क्रोमोसोम 1 जो होता है वो मानव के गुणसूत्र का सबसे बड़ा गुणसूत्र है। लंबाई के घटते क्रम में नंबर दिए गए कैरियोटाइप में। ठीक है, तो सबसे बड़ा गुणसूत्र क्रोमोसोम 1 है। इस पर जीन भी बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़ा है।
तो इसके अध्ययन में समय लगा। क्रोमोसोम 1 को छोड़कर बाकी 23 गुणसूत्रों का अध्ययन 2003 तक पूरा हो गया था। क्रोमोसोम 1 का अध्ययन जो है ये सबसे लंबा गुणसूत्र भी है, इसका कार्य बचा रहा जो मई 2006 में जाकर पूरा हुआ। तो एक गुणसूत्र का कार्य मई 2006 में पूरा हुआ, बाकी सभी 2003 तक पूरे हो चुके थे, इसलिए 2003 में ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट का कार्य पूरा माना जाता है। एक गुणसूत्र का कार्य थोड़ा आगे तक चला है। तो ये तो कार्य करने का तरीका, ये हमारे इस टॉपिक का दूसरा भाग हुआ। पहला भाग इंट्रोडक्शन था, दूसरा भाग है कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका क्या है। जरा हम इसको भी एनसीईआरटी में आगे देखें। इसके बाद में तीसरा और अंतिम हिस्सा जो होता है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के परिणाम, कि ह्यूमन जीनोम एचजीपी के मुख्य परिणाम तो बहुत सारे मिले हैं, सूचनाएं खूब मिली हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण 5-7 परिणाम हमें एनसीईआरटी में दिए हैं और हम उसको एनसीईआरटी से ही याद करें कि कितने जीन हैं, कौन सा क्या है। तो जो परिणाम दिए वो लाइन टू लाइन है, वो यूं के यूं याद रखने, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो कार्य प्रणाली और परिणाम को जरा हम एनसीईआरटी से भी एक बार और देख लें। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, ये देखिए कार्य प्रणालियां पेज नंबर 130 पर आपको मिलेगा। ये जो शुरुआत में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, अब ये कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया जो मैंने आपको बताया, एक तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग EST और दूसरा है अनुक्रम टिप्पण, मतलब इसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन जिसमें कि पूरे डीएनए का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है और EST के अंदर आरएनए यानी कि जीन जो है जहाँ से आरएनए बनता है वो ज्ञात किए गए। यही चीज इसमें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ में लिखा है कि डीएनए बहुत लंबा बहुलक है, एक साथ इतने बड़े डीएनए का अध्ययन नहीं होगा, इसलिए जीन लाइब्रेरी, हालांकि जीन लाइब्रेरी का नाम नहीं है बट कार्य वही लिखा हुआ है कि डीएनए के लंबे लंबे टुकड़ों, ये जो है सब इसको टुकड़े करके वाहकों की मदद से, आतिथेय का मतलब है होस्ट कोशिकाएं जो बैक्टीरिया और ईस्ट है उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है, इससे जो है डीएनए का प्रवर्धन, डीएनए की क्लोनिंग भी हो जाती है और ये आराम से इसमें संरक्षित भी रहता है। ठीक है, ये है जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इन संवाहकों की मदद से ह्यूमन के डीएनए के टुकड़ों को बैक्टीरिया और ईस्ट में भेजा गया। ये कार्य यहाँ पर लिखा हुआ, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिख रखा है कि जो खंड मिले उनको स्वचालित डीएनए अनुक्रमक जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इससे हम इसका अनुक्रम करते हैं, जिसमें लिख रहा है कि ये प्रोटीन में अमीनो एसिड का अनुक्रम और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ज्ञात करने का तरीका सेंगर नहीं दिया था और उन्हीं के आधार पर यह अनुक्रमक बनाया गया। ठीक है, फिर ये जो अनुक्रम प्राप्त हुए इनको फिर जोड़ा गया, तो वही कुछ अतिव्यापी क्षेत्र आए मार्कर वाले, उनको हटा करके फिर डीएनए के खंडों को जोड़ करके पूरा डीएनए बनाया गया और फिर उनके जीन वगैरह पता किए गए। और इसमें भी कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यक, सारा काम कंप्यूटर में होगा। केवल लैब में जो काम था वो डीएनए के टुकड़ों का अनुक्रम ज्ञात कर लिया, अनुक्रम ज्ञात करने के बाद इनको जोड़ना, ये सब काम कंप्यूटर में हुआ है। एक एक टुकड़े का अनुक्रम मिला उसको कंप्यूटर में सेव कर दिया, दूसरे टुकड़े का मिला उसको भी कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में इन टुकड़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, और कंप्यूटर में जोड़कर जो अतिव्यापी क्षेत्र मार्कर थे वो हटा करके जोड़ कर पूरा डीएनए बनाया गया और ये सब कंप्यूटर में सेव किया गया है और फिर कंप्यूटर में ही बाद में इनके जीन वगैरह भी पता किए गए। तो ये सारी चीजें की गई। लास्ट में ये लिख रखा है कि भाई 2003 तक जो है 24 में से 23 गुणसूत्र अध्ययन हो गए थे। एक गुणसूत्र का मई 2006 में अध्ययन हुआ। थोड़ा सा इसमें लिखने में गड़बड़, इसको पढ़ते समय थोड़ा सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके बाद इनके आनुवंशिक और भौतिक नक्शे बनाए गए, फिजिकल मैप बनाए गए। इसमें पुनरावृत डीएनए भी काम आते हैं जो मैपिंग में मदद करते हैं। डीएनए के टुकड़े किससे किए गए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से टुकड़े करे थे हमने और बाद में उन्हीं टुकड़ों को जोड़ा गया। ये सब थोड़ी बहुत बातें लिख रखी हैं। तो ये जो है ये ह्यूमन जीनोम में अध्ययन कैसे हुआ उसकी कार्य प्रणाली के बारे में एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कहानी की तरह में ध्यान रखना है कि क्या क्या कैसे कैसे काम किया गया। अंत में आता है मानव जीनोम की मुख्य विशेषता, मतलब जो परिणाम मिले। परिणाम बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ गिने चुने परिणाम लाइन टू लाइन दे रखे हैं। जो संख्या दी गई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मानव जीनोम में कुल बेस पेयर जो कि हम 3 बिलियन बेस पेयर मान रहे थे, 3 करोड़। ठीक है, करीब करीब उतने मिले भी हैं, 3 अरब सॉरी। ठीक है, 3164 करोड़ क्षार युग्म। ठीक है, 3 बिलियन कहो या 3000 मिलियन कहो, एक ही बात है। तो ये इतने बेस पेयर मिले, जितना सोचा गया था उसके आसपास ही हमें बेस पेयर मिले हैं। तो ये सूचना तो हमारे अनुमान के आसपास ही रही। ठीक है, और जितने जीन मिले हैं मानव के औसतन एक जीन की लंबाई करीब 3000 बेस पेयर आई है। औसतन लंबाई प्रत्येक जीन में 3000 बेस पेयर।
हालांकि ये औसत लंबाई है। जीनोम में कुछ जीन छोटे हैं और कुछ जीन बहुत बड़े हैं। तो मानव का सबसे बड़ा जीन और सबसे छोटा जीन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी जीन जो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की जीन है, ठीक है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं, 2.4 करोड़ क्षार होते हैं, और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन है, ठीक है। और ये तो खैर सबसे लंबा गुणसूत्र है, ठीक है। और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये एक्स गुणसूत्र पर मिलता है। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित मानव का सबसे लंबा जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ठीक है। और सबसे छोटा जीन मैंने आपको अलग से पहले भी बताया है, सबसे छोटा जीन SRY जीन कहलाता है, लंबाई 14 बेस पेयर और ये Y गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। सबसे लंबा जीन X, दोनों लिंग गुणसूत्रों पर ही, X गुणसूत्र पर सबसे लंबा जीन नाम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, लंबाई 2.4 मिलियन बेस, और सबसे छोटा जीन Y गुणसूत्र पर SRY जीन है, ध्यान रखना है। ये तो लंबा छोटा, और औसतन जो है एक जीन की लंबाई करीब 3000 बेस पेयर की होती है, ठीक है। उसके बाद में जीन की संख्या की बात करें तो जीन की संख्या करीब 30,000 के आसपास मिली, 30 से 40,000 मानी जाती है। जो हमारा अनुमान, जो कि हमने अनुमान लगाया था 80,000 से 1,40,000 के आसपास होना चाहिए। मैंने कहा था ना शुरू में 20-25,000 सोचा, जब बाद में देखा ड्रोसोफिला में इतने मिल गए तो मानव में 80,000 1 लाख तक सोचे गए, लेकिन हमारा अनुमान से काफी कम, केवल 30,000 के आसपास जीन मिले हैं, ठीक है। और साथ में 99.9% लोगों में न्यूक्लियोटाइड और डीएनए का अनुक्रम समान है। 99.9% डीएनए का लोगों का डीएनए सेम होता है, ये बात मैंने फिंगरप्रिंटिंग में भी आपको बताई है, ठीक है। इसके अलावा जितने जीन पता किए, जो भी 30-40 हजार जीन हैं, उस समय तक सबका कार्य ज्ञात नहीं हो पाया। जीन पता कर गए, लेकिन अब उन जीन का कार्य पता करना मुश्किल था, एक एक करके किया गया। तो जिस समय ये प्रोजेक्ट समाप्त किया गया उस समय तक 50% के आसपास जीन का हम कार्य पता कर चुके थे, 50 का हमें मालूम नहीं था। मतलब आधे से ज्यादा जीन का कार्य ज्ञात नहीं था। थोड़े बहुत जीन का कार्य, आधे करीब जीन का कार्य पता चल गया था कि कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है, कौन सा लक्षण बनाता है, ठीक है। बाकी जो बचे 50% थे उनका जीन का अध्ययन बाद में किया गया और अब तक भी चल रहा है, ठीक है। 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन बनाता है, यानी कि प्रोटीन बनाने वाला डीएनए जो है हमारा, जिसको हम जीन भी कहते हैं, वो हमारे पूरे जीनोम के डीएनए का केवल 2%, बल्कि उससे भी कम है। ये बात भी मैंने फिंगरप्रिंटिंग के टाइम आपको बताई थी कि 2% से भी कम हिस्सा है जो प्रोटीन बनाता है। 98% से ज्यादा हमारे जीनोम का डीएनए प्रोटीन निर्माण नहीं करता। कुछ लोग उसको कहते हैं कि जीन नहीं है, जीन वाला हिस्सा केवल 2% ही होता है, ठीक है। और मानव जीनोम के एक बहुत बड़े भाग पर पुनरावृत अनुक्रम पाया जाता है। हमारे जीनोम में पुनरावृत अनुक्रम डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए बहुत सारा है, और इसीलिए जब हमने जीनोम का सेंट्रिफिकेशन किया था, फिंगरप्रिंटिंग में बताया था, तो कुछ अतिरिक्त बैंड्स मिले थे और वो अतिरिक्त बैंड्स पुनरावृत डीएनए की थे। तो पुनरावृत डीएनए बहुत सारा है, जिनकी हजारों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार पुनरावृत्ति होती है, और ये कोई प्रोटीन कूट लेखन का काम नहीं करते हैं। हाँ, इनमें अध्ययन से गुणसूत्र और मानव के विकास संबंधी पता चल सकती चीजें। एक्चुअली मानव के अलग अलग तरह के, अफ्रीकन मानव, एशियन मानव, यूरोपियन, और मानव से जो निकट प्राणी हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, इनमें जब हम अध्ययन करते हैं डीएनए का, तो ये जो पुनरावृत डीएनए और जो हमारा निष्क्रिय सैटेलाइट डीएनए, उनमें हमें काफी परिवर्तन मिलता है। और जब हम गोरिल्ला, चिंपांजी से लेकर मानव तक के डीएनए का तुलना करते हैं, तो मानव के विकास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि ये जो पुनरावृत डीएनए, जो निष्क्रिय डीएनए है, इसका तुलनात्मक अध्ययन मानव के विकास के संबंध में कई सारी सूचना देगा। अब ये अध्ययन कैसे किया जाता है, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि गुणसूत्र की संरचना, गतिकी और विकास के बारे में कई सारी चीजें बता सकता है, ठीक है। जीनोम में सारे गुणसूत्रों के अध्ययन के बाद एक और चीज पता चली कि सबसे ज्यादा जीन हमारे सबसे बड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम संख्या 1 में होते हैं। गुणसूत्र 1 में 2,968 जीन मिले हैं, सबसे ज्यादा करीब 3,000 जीन, और सबसे कम जीन वाई गुणसूत्र पर 231। वाई गुणसूत्र पर सबसे छोटा जीन भी है और वाई गुणसूत्र पर सबसे कम जीन भी है, ये संख्याएं ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और विशेष बात हमें अपने मानव के जीनोम में मिली है। मानव जीनोम में 1.4 मिलियन ऐसी जगह मिली हैं, 1.4 करोड़ ऐसी जगह मिली हैं जो एक बेस पेयर में भिन्न होती है। एक एक बेस पेयर की भिन्न वाली ऐसी श्रृंखलाएं, मतलब ये श्रृंखलाएं एक जैसी हैं, बस केवल एक बेस पेयर का अंतर है। और निश्चित रूप से एक बेस पेयर का अंतर किससे हुआ होगा, ये म्यूटेशन से हुआ होगा, ठीक है।
तो ये म्यूटेशन से बनती है। इनको बोला गया SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको कहते हैं एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP, या इसे SNPs भी बोला जाता है। और ये सब म्यूटेशन से बनी। जैसे एक मैंने उदाहरण आपको पढ़ाया था जेनेटिक्स के चैप्टर में, HBA और HBS। HBA ओरिजिनल जीन है और उससे जब HBS बना तो छठे कोड में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। सिकल सेल एनीमिया की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के जो दोनों अलील हैं HBA और HBS में केवल एक बेस पेयर का अंतर है, बाकी दोनों श्रृंखलाएं एक जैसी हैं। छठे कोड में एक बेस पेयर चेंज हुआ है, ये एक तरह का SNP है। तो SNPs ऐसी श्रृंखलाएं जो पूरी रूप से पूर्णतया समान हो, जिनमें केवल एक बेस पेयर का अंतर हो। ऐसी 1.4 मिलियन श्रृंखलाएं मिली हैं अलग अलग जगहों पर। और क्योंकि ये म्यूटेशन से बनी है तो इन SNPs का काफ़ी उपयोग है। इन SNPs में बहुत सारे तो हमारे जीन ही हैं, और उन जीन के जो अप्रभावी अलील हैं जिनसे रोग हो रहा है वो एक बेस पेयर का ही अंतर है उनमें। तो इससे हमें रोग कारक जीन, फिर उनके उपचार, इनसे बारे में कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और जब तुलनात्मक रूप से मानव का अध्ययन करेंगे और जो गोरिल्ला, चिंपांजी यहाँ से भी लेंगे तो ये SNPs में परिवर्तन दिखता है, म्यूटेशन से तो हुआ है। मानव की इवोल्यूशन में ये भी हमें अध्ययन करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये SNPs हैं, इससे हम रोग आधारित अनुक्रम यानी कि जो रोग कारक जीन है इसका पता लगा सकते हैं, मानव इतिहास को समझने में मदद कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या है, आगे के अध्ययन है और बहुत डिटेल है। हमें तो जो कहा है बस हम इतना याद रखें, कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे मानव इतिहास का पता लगाएंगे, ये सब चीज़ें बहुत आगे की, आपके सिलेबस से आगे की है। तो मानव में SNPs के बारे में पूछ लिया जाता है। SNPs क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसी श्रृंखलाएं जो एक एक बेस पेयर में भिन्न हो। कितनी मिली? 1.4 मिलियन, 1.4 करोड़, ठीक है। और इनका उपयोग क्या है? इनमें से बहुत सारी श्रृंखलाएं सामान्य जीन से म्यूटेशन से बनी है। ये रोग कारक हैं, तो रोग, इनको पहचानना, रोगों का उपचार, इनमें मदद हो सकती है। क्योंकि म्यूटेशन से बनी है तो मानव के इवोल्यूशन का भी अध्ययन करने में सहायक हो सकती है। तो इस तरह की कुछ सूचना है। तो ये कुछ हमें कुल मिलाकर मुख्य रूप से 5-7 परिणाम दिए हैं। कुल बेस पेयर कितने हैं, सबसे बड़ा जीन, सबसे छोटा जीन, कुल जीन कितने हैं, ठीक है। उनमें औसत जीन की लंबाई 3000 बेस पेयर, 99.9% मानव का DNA सबका एक जैसा होना, आधे से ज़्यादा जीन का अभी भी कार्य ज्ञात न होना, 2% से भी कम हिस्सा है DNA का जो प्रोटीन बनाता है, जो जीन की तरह काम करता है, और बहुत बड़ा हिस्सा पुनरावृत DNA है। सबसे ज़्यादा जीन गुणसूत्र 1 में और सबसे कम जीन Y गुणसूत्र में है। और इसके अलावा 1.4 मिलियन SNPs भी मिले हैं। ये कुछ मानव जीनोम के परिणाम जो हमें NCERT में दिए हैं। परिणाम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितने NCERT ने दिए हैं आपको वो तो याद रखने, लाइन टू लाइन। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूं के यूं पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा अंत में जो है उपयोग एवं भविष्य की चुनौतियां करके एक पैराग्राफ दिया है, जो मैं आपको बीच बीच में बता चुका हूं कि मानव जीनोम की ये जो श्रृंखलाएं हैं, ये जो रिजल्ट हमें मिला, इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है और भविष्य में इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इसके बारे में एक जनरल सी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हो। मानव जीनोम की सूचना हमारे बहुत काम आनी है और आ भी रही है। हमें जब से मानव के जीन के बारे में पता चला है, हम इन जीन का उपयोग करके मानव के लिए कई सारी औषधियाँ बना रहे हैं, ऐसे रोगों का उपचार कर रहे हैं जो अभी तक लाइलाज थे, आनुवांशिक रोगों की पहचान हो रही है, उनके इलाज पर काम किया जा रहा है, और भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो भविष्य में काफ़ी सारी चीज़ें इससे की जा सकती हैं, रिसर्च में खूब यूज़ हो सकता है। तो वही एक जनरल बात है। तो पूरा ये जो टॉपिक था आपका 3 हिस्से हुए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, उसका इंट्रोडक्शन, किस तरह से, कितनी विशालता थी, कैसे इसकी व्यवस्था की गई, कैसे शुरू किया गया, उसके बाद में फिर कार्य कैसे किया गया, सीक्वेंस, एनोटेशन, EST, जीन लाइब्रेरी बनाना और ये सारा कार्य, और फिर परिणाम क्या क्या मिले। ये जो कुछ मुख्य रूप से 5-7 परिणाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो ये एक आउटलाइन है। बायोलॉजी के एक स्टूडेंट को हमेशा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बायोलॉजी के रिसर्च इतिहास में ये किया गया बहुत बड़ा कार्य है और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल काम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसका आउटलाइन हमारे कोर्स में दे रखा है, ठीक है। तो इसको तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, और NCERT के थ्रू ही वहीं पर ही मार्क कर लिया करें, और उन्हीं में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका प्रीमोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आखिरी पार्ट। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसके साथ ही हमारा जेनेटिक्स का ये दूसरा बड़ा चैप्टर आपका ख़त्म होता है।
ठीक है। जेनेटिक्स पार्ट 1 कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को, और जेनेटिक्स पार्ट 2 कहा जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हुए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, काफ़ी बड़े भी हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अच्छी तरह से तैयार करें, बार बार रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू।